नमस्कार साथियों, आज हम लोग लीडर ऑफ द अपोजिशन के बारे में बात करेंगे और इस संबंध में एक छात्र का सुझाव था कि क्यों न इस बात पर चर्चा की जाए कि आज वर्तमान में लोकसभा में किसी भी विपक्षी दल को, किसी भी नेता को ऑफिशियली विपक्षी दल के नेता की मान्यता क्यों नहीं प्राप्त है। ये प्रश्न इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की तारीख में लोकसभा में नेता विपक्षी दल अर्थात लीडर ऑफ द अपोजिशन का पद खाली पड़ा हुआ है। और यद्यपि कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, हम सभी लोग जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लोकसभा में नेता हैं, लेकिन उनको ऑफिशियली लोकसभा में लीडर ऑफ द अपोजिशन का स्टेटस प्राप्त नहीं है। तो राज्यसभा में तो हम लोग जानते हैं कि श्री गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस के वो लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं, उनको लीडर ऑफ द अपोजिशन की स्टेटस प्राप्त है। लेकिन लोकसभा में किसी भी राजनीतिज्ञ को लीडर ऑफ द अपोजिशन की स्टेटस प्राप्त नहीं है। अब यहाँ पे दो प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण हैं। पहला तो ये है ही है कि लोकसभा में आज की तारीख में कोई लीडर ऑफ द अपोजिशन क्यों नहीं नामित है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि ये लीडर ऑफ द अपोजिशन की ज़रूरत क्या है। संसदीय परंपरा के अनुसार जब हमने इंग्लैंड से वेस्टमिनिस्टर मॉडल बोरो किया, अर्थात संसदात्मक प्रणाली हमने इंग्लैंड से ली, तो इंग्लैंड में एक परंपरा है कि वहाँ तो आप जानते हैं कि टेक्निकली वहाँ पे राजतंत्र है, एक महारानी है वहाँ पे जो कि काफ़ी समय से वहाँ की संप्रभु है, वहाँ की प्रधान है, राज्य की प्रधान है। और लगभग तकनीकी दृष्टि से अगर आप देखें तो उन्हें सरकार का भी प्रधान कहा जाता है। ये माना जाता है कि संसद महारानी की है, सरकार महारानी की है, न्यायपालिका महारानी की है, सब कुछ महारानी का है तकनीकी दृष्टिकोण से। भले ही लोकतंत्र वहाँ पे स्थापित हो गया है और अब जनता एक प्रकार से लोक संप्रभु के रूप में है, लेकिन तकनीकी दृष्टि से आज भी इंग्लैंड में महारानी ही संप्रभु हैं और ये काफ़ी पुरानी परंपरा है। तो जब महारानी संप्रभु हैं तो संसद में जिस दल को भी बहुमत प्राप्त होता था वो सरकार बनाता था, तो उसको हर मैजेस्टीज गवर्नमेंट कहा जाता था, अर्थात महारानी की सरकार, और हर मैजेस्टीज प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था, अर्थात प्रधानमंत्री का महारानी का प्रधानमंत्री। और इसी प्रकार से जो नेता विपक्ष होता था उस नेता विपक्ष को भी महारानी का हर मैजेस्टीज अपोजिशन कहा जाता था, अर्थात विपक्षी दल को भी एक प्रकार की मान्यता वहाँ पे प्राप्त थी और उसको भी महारानी का विपक्ष कहा जाता था, अर्थात पक्ष भी महारानी का होता था, विपक्ष भी महारानी का होता था, सरकार भी महारानी की होती थी और विरोध विपक्ष भी महारानी का माना जाता है। और वहाँ पे नेता विरोधी दल केवल एक नेता विरोधी दल नहीं था, बल्कि वो एक अपनी अपोजिशन की कैबिनेट बनाता है, जिसको कि एक प्रकार से कहा जाता है कि वो वैकल्पिक सरकार होता है। उसमें उसी प्रकार से मंत्रिमंडल के मंत्रियों का अब नियुक्ति होती है या अपॉइंटमेंट होता है कि अगर कभी कोई स्थिति ऐसी बने कि सरकार गिर जाए और विरोधी पक्ष को सरकार बनानी पड़े, तो एक पका पकाया बना बनाया मंत्रिमंडल विरोधी दल के नेता के पास होता है। सबको अपने अपने मंत्रालय का पता होता है। जैसे खेल में 1-to-1 मार्किंग होती है, उसी प्रकार से इंग्लैंड की जो परंपरा है उसमें विपक्ष का जो कैबिनेट होता था या विपक्षी दल जो अपना मंत्रिमंडल बनाते थे, वो भी मंत्रिमंडल में एक एक मंत्री को मार्क करने के लिए एक एक जो अपोजिशन का कैबिनेट होता था, हर मैजेस्टीज अपोजिशन का जो कैबिनेट होता था, वो एक एक व्यक्ति एक एक मंत्री को एक प्रकार से उसकी नीतियों पे, उसके कार्यक्रमों पे, उसके भाषणों पे, उसके द्वारा किए गए सभी गतिविधियों पे नियंत्रण रखता था और उसकी आलोचना, एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म वो करता था कि वो क्या सही कर रहा है और क्या गलत कर रहा है। तो इस प्रकार से लोकतंत्र में और ख़ासतौर से संसदात्मक लोकतंत्र में ये सत्ता पक्ष और विपक्ष ये एक दोनों सहयोगी के रूप में काम करते हैं और आलोचना एक बहुत ही महत्वपूर्ण हथियार है लोकतंत्र का। वो हमारी लोकतंत्र की ताकत है, उसको हम किसी खराब दृष्टिकोण से नहीं देख सकते कि अगर किसी ने आलोचना की है सरकार की तो उसने कोई गलत बात की। वो एक प्रकार से हमारे लोकतंत्र की ताकत होती है और आलोचना करके हम सरकार को गलत काम करने से रोक सकते हैं, बशर्ते कि वो आलोचना एक प्रकार से दलीय आधार पे एकदम से न हो, बल्कि वो राष्ट्रीय हित के आधार पे होनी चाहिए।
तो ये जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ और हमारे देश के जो प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष बने श्री जीवी मावलंकर साहब, तो उन्होंने भी इस परंपरा का एक प्रकार से आगाज़ किया। उन्होंने इस परंपरा को एक्सेप्ट किया इंग्लैंड से, और उन्होंने भी एक परंपरा डाली कि लोकसभा में जो भी विपक्षी दल का नेता होगा उसको वो एक प्रकार से लीडर ऑफ द अपोजिशन की मान्यता देंगे। हाँ, बस एक शर्त उन्होंने ये रखी कि भाई 10% का जो नियम है जो इंग्लैंड से चला रहा है, उस नियम को हम लोग भी यहाँ पे बोरो करेंगे। अर्थात कोई भी ये नहीं कह सकता कि साहब मैं विपक्ष का नेता हूँ, कुछ विपक्ष की क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। अर्थात कम से कम लोकसभा की सदस्य संख्या का कम से कम अगर 10% उसको प्राप्त होता है, उसके पास बहुमत है या उसके पास संख्या बल है, तभी उसको माना जाएगा कि हाँ, उसके लीडर ऑफ द अपोजिशन की स्टेटस को प्रदान किया जाएगा। तो इसमें ये शुरुआत जीवी मावलंकर अर्थात लोकसभा के भारत के प्रथम जो अध्यक्ष थे, स्पीकर थे, उन्होंने ये परिपाटी डाली। लेकिन ये केवल एक परिपाटी थी, इसका कोई विधिक आधार नहीं था। और जब जनता पार्टी की सरकार आई देश में 1977 में, तब जाके सबसे पहली बार ये चीज़ तय हुई कि भाई इसको एक विधिक आधार क्यों न प्रदान कर दिया जाए, क्यों न लीडर ऑफ द अपोजिशन को केवल एक स्पीकर और परंपरा पे छोड़ने के, क्यों न इसको एक प्रकार से विधिक आधार दे दिया जाए। तो मोरारजी देसाई उस समय प्रधानमंत्री थे, उनके नेतृत्व में एक कानून पास किया गया। उस कानून का नाम है सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ लीडर्स ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट। अर्थात जो विपक्षी दल का नेता होता है उसके वेतन और भत्ते को निर्धारित करने के लिए 1977 में 1977 में एक कानून बनाया गया, सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ लीडर ऑफ द अपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट। अर्थात लोकसभा में जो लीडर ऑफ द अपोजिशन होगा और राज्यसभा में जो लीडर, दोनों सदनों की बात हुई, पार्लियामेंट की बात है यहाँ पे, तो दोनों सदनों के लिए ये कानून बना कि चाहे लोकसभा में कोई लीडर ऑफ द अपोजिशन होगा तो उसका वेतन और भत्ता क्या होगा, और अगर वो राज्यसभा में लीडर ऑफ द अपोजिशन होगा तो उसका वेतन और भत्ता क्या होगा। तो पहली बार 1977 में जाके एक कानून बनाया गया कि लीडर ऑफ द अपोजिशन को केवल एक परंपरा पर छोड़ न दिया जाए, बल्कि उसके लिए एक बाकायदा कानून बना दिया जाए। और इस प्रकार से 1977 से अब हमारे देश में एक प्रकार से लीडर ऑफ द अपोजिशन एक प्रकार से कानूनी पद हो गया है। आइए देखें कि उस कानून की क्या क्या खसूसियतें हैं, क्या क्या बारीकियां हैं, क्या उस कानून की ख़ास बातें हैं जिससे कि लीडर ऑफ द अपोजिशन की नियुक्ति होती है। लीडर ऑफ द अपोजिशन के लिए 3 बातें या 3 शर्तें रखी गई हैं। पहली चीज़ तो ये रखी गई है कि जो भी विपक्षी दल सबसे ज़्यादा संख्या बल में होगा विपक्ष में, चाहे वो लोकसभा की बात हो चाहे वो राज्यसभा की बात हो, सदन कोई भी हो सकता है, लेकिन सदन में जो सबसे बड़ा दल होगा उसे विपक्षी दल की मान्यता दी जाएगी। पहला तो ये प्रोविज़न रखा गया। और दूसरा प्रोविज़न ये रखा गया कि ये मान्यता देने का अंतिम अधिकार पीठासीन अधिकारी का होगा। अर्थात अगर लोकसभा की बात है तो लोकसभा का अध्यक्ष ये मान्यता प्रदान करेगा कि विपक्षी दल कौन है, और राज्यसभा की बात है तो भारत का उपराष्ट्रपति जो कि राज्यसभा का चेयरमैन होता है, वो ये तय करेगा कि राज्यसभा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कौन है, ऑफिशियल अपोजिशन पार्टी कौन सी है। तो विपक्षी दल को विधिक मान्यता प्रदान करने के लिए लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में उपराष्ट्रपति, या हम कह सकते हैं कि चेयरमैन काउंसिल ऑफ स्टेट या राज्यसभा का सभापति अधिकृत किया गया। दूसरी चीज़। और तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट की गई कि उस जो विपक्षी दल को मान्यता प्रदान की जाएगी उस विपक्षी दल का एक नेता भी होगा, और वो विपक्षी दल का जो नेता होगा उसको लीडर ऑफ द अपोजिशन की मान्यता प्रदान की जाएगी। बस शर्त ये रख दी गई उसमें, जो कि परंपरा से चली आ रही थी, कोई नई शर्त नहीं थी। जो परंपरा 1951 से चली आ रही थी वही परंपरा को कानूनी जामा पहना दिया गया, और ये कहा गया कि भाई इसके लिए एक शर्त ये लगाई जाती है
कि ये जो विरोधी पार्टी को मान्यता प्रदान की जाएगी कि ये विरोधी पक्ष है, ऑफिशियली विरोधी पक्ष है सदन में, इसका अगर विरोधी पक्ष का नेता को भी हमें मान्यता प्रदान करना है और हम करेंगे, लेकिन उसकी शर्त यह है कि उस विपक्षी दल के पास सदन की कुल सदस्य संख्या का 10% सदस्यता होनी चाहिए। अर्थात जिस विरोधी पार्टी के पास सदन की सदस्य संख्या के कुल सदस्य संख्या के 10% सदस्य होंगे, उसी पार्टी के नेता को लीडर ऑफ द अपोजिशन की मान्यता प्रदान की जाएगी। ये इसमें 3 खास शर्तें लगाएगी। तो पहली शर्त कि सबसे बड़ा विपक्षी दल होना चाहिए सदन में, दूसरी शर्त कि उसके पास कम से कम 10% का संख्या बल होना चाहिए सदन की कुल सदस्य संख्या का, और तीसरा कि उसको ऑफिशियल अपोजिशन की मान्यता देना और ऑफिशियल लीडर ऑफ द अपोजिशन की मान्यता देना, ये दोनों ही मान्यताएं सदन का पीठासीन अधिकारी लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा का चेयरमैन देगा। अब आइए देखें कि ये जो तीनों प्रावधान हैं इसमें स्थिति क्या बनती है। लोकसभा में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 543 इलेक्टिव सीट्स हैं और 2 नॉमिनेटेड सीट्स हैं। इस प्रकार से 545 कुल लोकसभा की सदस्य संख्या बनती है। 443 और 445, तो ये याद रखिएगा कि 443 इज द इलेक्टिव नंबर और +2 जिसमें एंग्लो इंडियंस 2 अपॉइंट होते हैं, तो टोटल 445 ये संख्या बनती है। इसका अगर आप 10% लेते हैं तो 545 का हो गया 54.5। अब जाहिर है कि 54.5 का मतलब सीधे हो गया कि 55 मेंबर्स, कोई आधा सदस्य तो होगा नहीं, इसलिए उसको पूरा सदस्य के लिए 54 कम पड़ जाएगा। 54 का मतलब 54.5 चाहिए, तो जाहिर है कि हमको लोकसभा में 55 लोग चाहिए। अगर 55 मेंबर्स किसी पार्टी के हैं अपोजिशन में, तब उस पार्टी को ऑफिशियल अपोजिशन का और उस पार्टी के नेता को लीडर ऑफ द अपोजिशन की मान्यता देने का ये विधिक प्रावधान है। इसमें किसी के डिस्क्रिशन का सवाल नहीं है कि हम आपको देंगे मान्यता या नहीं देंगे, स्पीकर देगा या नहीं देगा, चेयरमैन काउंसिल ऑफ स्टेट का देगा नहीं। अब ये कानून है, पहले परंपरा था, पहले उसमें डेविएशन हो सकता था, अब डेविएशन नहीं हो सकता। अब आपको 10% मेंबरशिप चाहिए सदन की। राज्यसभा में क्या स्थिति है? राज्यसभा में आप जानते हैं कि 250 सदस्य होते हैं, 238 इलेक्टेड एंड 12 नॉमिनेटेड, तो 250 सदस्यों का 10% हुआ 25। तो इस प्रकार से अगर 55 सदस्य लोकसभा में विरोधी पार्टी के पास हैं और 25 सदस्य राज्यसभा में किसी पार्टी के पास है, विरोधी पार्टी के पास, तो उस पार्टी को ऑफिशियल अपोजिशन का दर्जा दिया जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति द्वारा, और उसके लीडरान को लीडर ऑफ द अपोजिशन की मान्यता दी जाएगी। ये 2 चीज़ें हमें विशेष रूप से ध्यान देने की है। अब आइए देखें कि इसमें जो शुरू से परंपरा रही है उसमें क्या स्थिति रही है। नेहरू जी के समय में कोई लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं था, इसलिए कि उस ज़माने में कांग्रेस का बोलबाला था, और भले ही मावलंकर साहब ने लीडर ऑफ द अपोजिशन का एक प्रावधान बनाया कि साहब हम विपक्षी दल के लीडर को मान्यता देंगे, लेकिन अब 10% किसी को मिले तब तो उस ज़माने में किसी पार्टी को 10% मिला नहीं, लिहाजा नेहरू जी के काल में लीडर ऑफ द अपोजिशन की कोई स्थिति बनी नहीं। उसके बाद अगर उनके बाद बहुत सारे लीडरान आए, लेकिन अगर राजीव गांधी के काल की बात करें 1984 का, जिसमें कि अभी बहुत पुराना नहीं है मसला, तो उसमें भी एक स्थिति बनी थी कि 1984 में कम्युनिस्ट पार्टी को 22 सीटें मिली थी लोकसभा में और बीजेपी को 2 सीटें मिली थी। तो न तो कम्युनिस्ट पार्टी क्वालिफाई कर पाई और न ही कांग्रेस पार्टी क्वालिफाई कर पाई, और इस प्रकार से कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी न तो ऑफिशियल अपोजिशन बन पाई और न उनके लीडरान लीडर ऑफ द अपोजिशन बन पाए। और इसीलिए जब 16वीं लोकसभा का गठन हुआ, और 16वीं लोकसभा में जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी पार्टी को लीडर ऑफ द अपोजिशन की स्टेटस इसीलिए नहीं मिल पाई क्योंकि कांग्रेस के पास 48 सदस्य हैं आज की तारीख में, और जब चुनी गई थी तो उस समय 44 मेंबर्स थे, आज उसके पास 48 मेंबर्स हैं लोकसभा में।
तो 48 मेंबर्स तो कम है, उसको जैसा कि आप जानते हैं 55 चाहिए और उसके पास संख्या बल कम है, इसलिए उसको नहीं ऑफिशियल अपोजिशन पार्टी की संज्ञा मिल पाई, ना ही मल्लिकार्जुन खड़गे को लीडर ऑफ द अपोजिशन की स्टेटस मिल पाई। वहीं राज्यसभा में हमने देखा कि गुलाम नबी आज़ाद साहब जो हैं वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है राज्यसभा में। उसका कारण ये है कि राज्यसभा में लीडर ऑफ द अपोजिशन होने के लिए कांग्रेस पार्टी को केवल 25 सीटों की ज़रूरत थी, जबकि आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी के पास 50 सीटें राज्यसभा में हैं, और इसलिए गुलाम नबी आज़ाद साहब आज भी राज्यसभा में लीडर ऑफ द अपोजिशन बने हुए हैं। तो लीडर ऑफ द अपोजिशन या विरोधी जो पार्टी होती है उससे 2-3 उम्मीदें होती हैं, और वो उम्मीद ये होती है कि संसदात्मक लोकतंत्र में आलोचना का बहुत महत्व है, और उससे उम्मीद होती है कि वो सरकार की नीतियों की धारदार आलोचना करे और इस तरीके से लोकतंत्र को सशक्त बनाए। तो एक तो उत्तरदायी, जिम्मेदार और सशक्त आलोचना की उससे उम्मीद होती है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन के रूप में वो सरकार की नीतियों का एक अच्छा सा आलोचना करे। केवल आरोपात्मक आलोचना, जो आजकल हम लोग देखते हैं कि आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, बजाय वस्तुनिष्ठ आलोचना के आरोप ज़्यादा लगते हैं, लेकिन आलोचना तो बहुत ही गंभीर चीज़ है जो कि बहुत अध्ययन मांगती है कि हम आपकी क्या आलोचना करें। तो आजकल नेतागण को इतना समय नहीं होता कि वो बहुत ज़्यादा अध्ययन कर सकें, तो वो अध्ययन नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं। आलोचना बहुत गंभीर चीज़ है, उसमें बताया जाता है कि आपकी किस नीति में क्या कमी है और मेरे पास इस नीति का बेहतर विकल्प क्या है, मैं क्या सोचता हूँ, हमारी पार्टी क्या सोचती है। तो ये जो एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन होता था, क्योंकि ये खेल चलता रहता है और जनता वॉच करती रहती है। लीडर ऑफ द अपोजिशन या लीडर ऑफ द या अपोजिशन के जो नेतागण हैं वो इस बात को नहीं समझते हैं कि 5 साल जो वो संसद में करते हैं, जनता बड़ी बारीकी से उनको वॉच करती रहती है, और वो ये देखती है कि सरकार तो जो कर रही है, आपके पास करने को क्या है। आप केवल सरकार की निंदा करेंगे, आलोचना करेंगे, या कुछ आप भी वैकल्पिक आपके पास भी कोई एक्शन प्लान है, आप बताएंगे कि आपको क्यों चुन के भेजा जाए। आप जब अगली बार चुनाव में वोट मांगने आएंगे तो हम आपको क्यों वोट दें। जब 5 साल आप एजुकेट करते रहेंगे और हमेशा ये दिखाते रहेंगे कि संसद में चर्चा के दौरान आपके पास सरकार से बेहतर वैकल्पिक नीतियां हैं, और आपकी नीतियां क्या है आप जनता को बताइए। वो तो एक बहुत बड़ा मंच है, पूरा देश सुनता रहता है नेताओं को संसद में, तो वो एक पॉलिटिकल एजुकेशन होता रहता है। तो नेता विरोधी दल केवल जो है आलोचना के लिए नहीं होता, बल्कि वो एजुकेशन के लिए भी होता है। पब्लिक को एजुकेट करता रहता है अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ के नीतियों और प्रोग्राम्स को लेकर, और जनता उसको वॉच करती रहती है, जनता समझती रहती है, और वक्त आने पर वो अपने मताधिकार का प्रयोग करके उसका प्रत्युत्तर सही देती है। तो इस प्रकार से लीडर ऑफ द अपोजिशन से एक उम्मीद तो ये होती है। दूसरी, लीडर ऑफ द अपोजिशन से या विपक्षी दलों से ये उम्मीद होती है कि वो बहुत सारा सरकार को सहयोग भी करते हैं, और ख़ास तौर से जो लीडर ऑफ द अपोजिशन होता है, लीडर ऑफ द अपोजिशन को जो हमारा अभी जिसका हमने कानून का जिक्र किया, जिसमें सैलरी एंड अलावेंसेस ऑफ लीडर ऑफ द अपोजिशन 1977 में बनाया गया और एक प्रकार से लीडर ऑफ द अपोजिशन को विधिक मान्यता प्रदान की गई, उसमें पहली चीज़ तो ये है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन, चाहे वो लोकसभा का हो और चाहे वो राज्यसभा का हो, उसको कैबिनेट स्टेटस प्राप्त होती है। आप जानते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो प्राइम मिनिस्टर के बाद हाईएस्ट स्टेटस होती है किसी मंत्री की, वो कैबिनेट या मंत्रिमंडल के मंत्री की होती है। और इसलिए लोकसभा में अगर कोई विपक्षी दल का नेता है या राज्यसभा में अगर कोई विपक्षी दल का नेता है, तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि उसका जो ऑफिशियल स्टेटस होगा वो एक मंत्रिमंडल के मंत्री के दर्जे के बराबर होता है, नंबर 1। और नंबर 2 कि अगर वो मंत्रिमंडल के दर्जे का मंत्री है तो उसका वेतन और उसके सभी अलावेंसेस बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे, उसी प्रकार जैसे कि किसी मंत्रिमंडल के मंत्री के वेतन और भत्ते होते हैं। तो ये उसका एक फाइनेंशियल पार्ट है। स्टेटस का भी सवाल होता है और एक फाइनेंशियल प्रिविलेजेस का भी सवाल होता है, दोनों ही चीज़ें उसको मिलती हैं। और इतना ही नहीं, बहुत सारी सरकार के ऐसे काम होते हैं, संवेदनशील काम होते हैं, जैसे अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ विजिलेंस कमिश्नर है,
अपॉइंटमेंट ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, अपॉइंटमेंट ऑफ लोकपाल है, और भी बहुत सारे ऐसे अपॉइंटमेंट्स हैं जिसमें कि विरोधी दल का नेता सिलेक्शन पैनल में ऑफिशियली रखा जाता है कि अगर आपको विरोधी दल का नेता है तो आपको सिलेक्शन पैनल में रखा जाएगा। मोदी सरकार के अंतर्गत हमने ये देखा कि खड़गे साहब को भले ही लीडर ऑफ द अपोजिशन की स्टेटस तो प्राप्त नहीं है, लेकिन जब सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के मेंबर की नियुक्ति का वक्त आया तो सरकार ने उनको बाकायदा उसके पैनल में स्थान दिया। इसके बावजूद कि वो लीडर ऑफ द अपोजिशन मान नहीं है, तकनीकी रूप से नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार ने उनको उस CIC के सिलेक्शन पैनल में उनको नामित किया और उनका योगदान लिया। तो लीडर ऑफ द अपोजिशन एक प्रकार से वो भी कल का प्रधानमंत्री हो सकता है। आज जो प्रधानमंत्री हैं कल वो विपक्ष में हो सकते हैं, सत्ता पक्ष में विपक्ष में जा सकता है, विपक्ष सत्ता पक्ष में जा सकता है। ये लोकतंत्र में चलता रहता है, इसलिए हमें विपक्ष को भी बहुत सम्मान देना चाहिए, विपक्षी नेता को भी बहुत सम्मान देना चाहिए, और इसी की भावना के अनुरूप हमारे देश में लीडर ऑफ द अपोजिशन का प्रावधान किया गया है। एक अंतिम बात जो मुझे बताना है वो ये कि ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन कभी पैदा हो सकती है, जो कि आज तक अभी हुई नहीं कंट्री में, लेकिन हो सकती है, और वो ये हो सकती है कि अगर दो राजनीतिक दलों को सदन में बराबर संख्या बल प्राप्त हो जाए और दोनों मान लीजिए कि 55 से ज़्यादा सीटें ले आए, तब क्या होगा। ऐसी स्थिति में अगर दो दल आइडेंटिकल उनकी स्ट्रेंथ हो और वो दोनों क्वालिफाई करते हों कि 55 से ज़्यादा है लोकसभा में या 25 से ज़्यादा है राज्यसभा में, ऐसी स्थिति में उनमें से दो दलों में से किसको मान्यता दी जाएगी ऑफिशियल अपोजिशन की और किसको लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाया जाएगा। इसमें हमारा जो प्रावधान है लीडर ऑफ द अपोजिशन नियुक्त करने का, वो 3 बातों का फिर ख्याल रखता है, क्योंकि ये बहुत सारी संभावनाओं को विजुअलाइज करना पड़ता है कानून बनाने समय। और पहली चीज़ तो ये है कि फिर ये जिम्मेदारी लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा में चेयरमैन के ऊपर डाल दी गई कि भाई आप ही इसको तय करेंगे कि मसला क्या होगा और आप ही को अंतिम निर्णय लेना है। तो वो क्या निर्णय लेंगे, पहली चीज़ तो ये है कि वो पार्टी की स्टेटस को देखेंगे। आपका संख्या बल मान लीजिए कि कोई राष्ट्रीय पार्टी है और कोई प्रांतीय पार्टी है, ये संभव है कि प्रांतीय पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी दोनों के आइडेंटिकल नंबर्स हों, लेकिन यहाँ पे हमारा जो सैलरी एंड अलाउंसेस एक्ट है वो क्या कह रहा है कि लोकसभा में अध्यक्ष जो है वो इस बात का संज्ञान लेगा और संज्ञान लेने में वो पार्टी की जो स्टेटस है उसको देखेगा। अब इसको क्लैरिफाई नहीं किया गया कि इसका क्या मतलब है, लेकिन लीडर ऑफ द अपोजिशन का चयन करने में स्टेटस ऑफ द पार्टी, अब जाहिर है कि कॉमन सेंस तो यही कहता है कि भाई अगर एक राष्ट्रीय पार्टी है, एक प्रांतीय पार्टी है, तो राष्ट्रीय पार्टी को संभवतः शायद लीडर ऑफ द अपोजिशन की मान्यता दी जाएगी और प्रांतीय पार्टी को नहीं दी जाएगी। इसका सामान्य भाव तो यही समझ में आता है, लेकिन इस इंटरप्रिटेशन को एक्सप्लेन नहीं किया गया है। ये स्पीकर के विजडम पे छोड़ दिया गया है कि स्टेटस ऑफ द पार्टी से क्या मतलब है। और दूसरा कि उन दोनों को ऑफिशियल लीडर ऑफ द अपोजिशन की संज्ञा नहीं दी जा सकती। लीडर ऑफ द अपोजिशन तो एक ही होता है, दो नहीं हो सकते हैं, एक ही होता है। इसलिए स्पीकर ही इस बात का भी निर्णय करेगा कि अगर दो लोग विपक्षी दल के नेता के लिए क्लेम कर रहे हैं तो उसमें से दोनों में से किसे वो अंतिम रूप से मान्यता प्रदान करे। और हमारा जो सैलरी अलाउंसेस एक्ट 1977 जिसका हमने उल्लेख किया, वो ये कहता है कि स्पीकर का जो निर्णय होगा वो अंतिम और फाइनल होगा, इसमें किसी प्रकार का कोई भी और हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हमारे देश में लीडर ऑफ द अपोजिशन का एक प्रावधान है, उस 1977 में उसे कानूनी जामा पहना दिया गया और उसकी वजह से आज की तारीख में लीडर ऑफ द अपोजिशन के लिए कोई क्वालिफाई नहीं करता लोकसभा में। इसलिए लोकसभा में खड़गे साहब को कांग्रेस का नेता है, लेकिन उनको ऑफिशियल लीडर ऑफ द अपोजिशन की मान्यता नहीं है, लेकिन राज्यसभा में गुलाम नबी आज़ाद साहब को लीडर ऑफ द अपोजिशन की मान्यता है। तो मुझे आशा है कि ये प्रस्तुतिकरण आपको अच्छा लगा होगा और इस संबंध में अगर आपके कोई सवाल हो तो ज़रूर हमसे शेयर करने की कृपा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।